अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। ये हमारा लेक्चर नंबर 37 है और इससे पहले 36 लेक्चर्स के ज़रिए हमने एजुकेशन की ऑलमोस्ट 3 बुक्स को कवर किया है। इन बुक्स में एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल हैं और इन तीनों बुक्स की अलहदा से हमने प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बना दी है, जिनमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के 14 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के 10 लेक्चर्स हैं और एजुकेशनल जो फ़िलासफ़ी है इसके 11 लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनके मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप एजुकेशनल रिसर्च जो है उसके ऊपर लेक्चर्स बनाएं, तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल रिसर्च। जी, एजुकेशनल रिसर्च में जो आज का हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ एजुकेशनल रिसर्च, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, हाउ रिसर्च इज सिस्टमैटिक, फीचर्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, व्हाट इज स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च इज़ अ फॉर्मल सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए जब हम एक साइंटिफिक मेथड को एक सिस्टमैटिक और फॉर्मल वे में अप्लाई करते हैं तो उस मेथड को हम रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने का जो एक सिस्टमैटिक और फॉर्मल वे है उसको हम रिसर्च बोलते हैं। स्टडी ऑफ मटेरियल एंड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन। रिसर्च इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, री एंड सर्च। इट मीन्स ट्राई टू फाइंड new things or try to find things again, try to find out loopholes in previous studies। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिसर्च ये है और इसमें हम फाइंड आउट चीज़ों को दोबारा से कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आपको पता है कि जब भी आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, स्पेशली एजुकेशनल रिसर्च, तो आप उसकी रिसर्च में आपकी रिसर्च में एक चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू का। उस लिटरेचर रिव्यू में आप स्टडी करते हैं ऑलरेडी कंडक्टेड रिसर्च को, यानी कि जो आपका गिवन टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर पहले कितनी रिसर्च हो चुकी है, आप उस रिसर्च को देखते हैं और उस रिसर्च के अंदर जो लूप होल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कमी रह जाती है, उसको आप फाइंड आउट करते हैं। तो इस हवाले से आपकी जो रिसर्च होती है वो रिसर्च होती है, यानी कि आप ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है आप उसको दोबारा से सर्च कर रहे हैं, आप उसको दोबारा से रीड आउट कर रहे हैं, उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये रिसर्च है। रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिक क्यों होती है या कैसे ये सिस्टमैटिक होती है, उसकी वजह यह है कि इट ऑलवेज फॉलोज अ प्रोसीजर। ये हमेशा ही एक प्रोसीजर को फॉलो करती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम एंड एंड्स एट कंक्लूजन। इसका जो स्टार्ट होता है हमेशा प्रॉब्लम से होता है और ऐसा नहीं है कि ये कंक्लूजन से स्टार्ट हो और प्रॉब्लम की तरफ जाए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपके सामने एक प्रॉब्लम होगा और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करेंगे, एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और एंड पर एक कंक्लूजन को आप पहुंचेंगे। इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि ये एक सिस्टमैटिक वे है, एक प्रोसीजर है प्रॉपर, जिसका प्रॉपर एक सीक्वेंस है। अब सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, आपके सामने एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को फिर आप एनालाइज करते हैं और एंड पर उसको इंटरप्रेट करते हुए फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डाटा को पहले एनालाइज कर लें,
और उसके बाद डाटा को कलेक्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता है। या पहले इंटरप्रेट कर लें और फिर आपको प्रॉब्लम का पता चले, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपके पास एक प्रॉब्लम होगी, उसकी बेस पर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप डाटा एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद एंड पर आप इंटरप्रेट करेंगे डाटा को। यानी कि ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर को ये फॉलो करती है रिसर्च। द रिसर्च, अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल रिसर्च की, कि एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है। जो एजुकेशनल रिसर्च से मुराद वो रिसर्च है जो एजुकेशनल सेटिंग्स में कंडक्ट की जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कंडक्ट की जाए, वो एजुकेशनल रिसर्च होती है। The research which deals with educational settings and educational institutions is called educational research. It narrow down the gap between theory and practice. जो थेरी है और जो स्कूलों में प्रैक्टिस हो रहा है, इसके दरमियान जो गैप है उसको एजुकेशनल रिसर्च जो है वो नैरो डाउन करती है, यानी कि उसको कम करती है। इट हेल्प्स अस डेवलपिंग न्यू एजुकेशनल थेरीज। जो एजुकेशनल रिसर्च है वो हमारी मदद करती है नई एजुकेशनल थेरीज को डेवलप करने में। यानी कि दुनिया इवॉल्व हो रही है, दुनिया में नित नई इजादात हो रही हैं, तो एजुकेशन के फील्ड के अंदर डेफिनेटली उसमें भी तब्दीली आ रही है। तो नई एजुकेशनल थेरीज़ को डेवलप करने में भी हमारी रिसर्च जो है वो मदद करती है। इट हेल्प्स अस इम्प्रूव एजुकेशनल टीचिंग मेथड्स। जैसे हमने पहले बात की कि दुनिया में बहुत ज़्यादा रैपिडली दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है, तो एजुकेशनल मेथड्स भी चेंज हो रहे हैं। तो एजुकेशनल मेथड जो होते हैं इनको इम्प्रूव करने में भी एजुकेशनल रिसर्च जो है वो हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स अस अचीविंग एजुकेशनल गोल्स। जो एजुकेशनल गोल्स हमने सेट कर रखे होते हैं उनको अचीव करने में भी हमें रिसर्च जो है वो हेल्प आउट करती है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च या इसके फीचर्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो इसका हमने एक एक्रोनिम बनाया है मूवी के नाम से। तो मूवी से मुराद है मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यानी कि इसके जो कंक्लूजन्स होते हैं वो मैथमेटिकल एक्यूरेट होने चाहिए और प्रिसाइज होने चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो ये विदाउट एनी प्रेजुडिस एंड बायसनेस होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि इसके जो कंक्लूजन्स हैं उनको वेरीफाई किया जा सके। इसके अलावा ये इम्पार्शियल होनी चाहिए और एक्सपर्टनेस इसके अंदर होनी चाहिए। इसको कंडक्ट भी एक्सपर्ट करते हैं और एंड पर ये एक एक्सपर्ट व्यू प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये सिस्टमेटिक होनी चाहिए, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि ये प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो करती है। इसके अलावा ये लॉजिकल होनी चाहिए। इलॉजिकल रिसर्च जो होती है, रिसर्च तो इलॉजिकल होती नहीं है, तो रिसर्च जो होती है वो लॉजिकल ही होती है हमेशा। इलॉजिकल पॉइंट्स जो हैं, ये इलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट भी नहीं की जाती। इसके अलावा ये एम्पिरिकल होती है, यानी कि ये उन प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है जो हमें नज़र आ रहे होते हैं। जो नॉलेज हम अपनी सेंसेस से हासिल करते हैं उनको एम्पिरिकल नॉलेज बोलते हैं। तो रिसर्च जो होती है ये भी एम्पिरिकल इन नेचर होती है। इसके अलावा ये रिडक्टिव होती है, यानी कि ये रिड्यूस करती है डिफ़िकल्टीज़ को, सिंपल फॉर्म में नॉलेज को लेकर आती है, चीज़ों को सिंपलीफाई करती है। उसके बाद रेप्लिकेबल होती है, यानी कि ये ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ रिप्लेस कर देती है। ये भी इसके अंदर एक फ़ीचर होता है। फिर इसके अलावा जो एजुकेशन रिसर्च होती है ये सीरियस होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा रिसर्च शुड नॉट बी हैपहैज़र्ड। रिसर्च जो है वो हैपहैज़र्ड नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी प्लान्ड एंड मेथडोलॉजिकल होनी चाहिए, यानी कि ये प्लान होनी चाहिए प्रॉपर। इसके बारे में पहले प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हैपहैज़र्ड हो, अचानक से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये प्रॉपर प्लान्ड होनी चाहिए और मेथडोलॉजिकल होनी चाहिए। इट शुड बी पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। इसका एक मकसद हो, या ऐसा नहीं है कि हम बिला वजह कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए और ये गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। उसके अलावा अब इसके फंक्शंस और स्कोप्स की बात कर लेते हैं। तो इट इवेलुएट्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम चाह रहे होते हैं उनको ये इवेलुएट करती है, यानी कि उनके बारे में ये बताती है कि वो कितने सक्सेसफुल हैं या कितने खुदा न खास्ता नाकाम हैं। इट एक्सप्लेन्स एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशनल सेटिंग में डिफरेंट ह्यूमन जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, तो ये उनके बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में भी जो हमारी एजुकेशनल रिसर्च है वो हमें हेल्प आउट करती है। क्या पढ़ाया जाए, किस एज पर बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए,
उसकी इमोशनल नीड्स क्या है, उसकी फ़िज़िकल नीड्स क्या हैं, उसकी सोशल नीड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें सर्च करके फिर ही करिकुलम को डेवलप किया जाता है। फिर इसके अलावा ये इट एड्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू नॉलेज, ये न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करती है। फाइंड थिंग्स दैट वी डू नॉट नो, डेफिनेटली न्यू थिंग जो हैं वो हमें एंड पर मिलती हैं देखने को, वो रिसर्च के ज़रिए ही मिलती हैं। तो ये नई चीज़ें जो होती हैं वो हमें प्रोवाइड करती है रिसर्च। इट इन्वेस्टिगेट थेरीज़, जो थेरीज़ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होती हैं तो उनको भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं थ्रू एजुकेशनल रिसर्च कि वो किस हद तक सक्सेसफुल है या किस हद तक वो हमारी एजुकेशनल सेटिंग में एप्लीकेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एजुकेशनल रिसर्च के ज़रिए ही कर सकते हैं। इट इम्प्रूव एजुकेशनल मेथोडोलॉजीज़, जो एजुकेशनल मेथोडोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने एजुकेशनल सेटिंग में, तो उनको भी ये इम्प्रूव करती है एजुकेशनल रिसर्च। हमारे बच्चे कितना लर्न कर रहे हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उनकी लर्निंग को हम कौन से ऐसे एजुकेशनल मेथड जो हैं वो यूज़ करें जिससे बच्चों की लर्निंग बेहतर हो सके। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशनल रिसर्च के ज़रिए में पता चलती हैं। इट चैलेंजेस अदर रिसर्च ऑलरेडी कंडक्टेड ऑन द सेम टॉपिक, तो जो ऑलरेडी किसी एक टॉपिक पर एक जो रिसर्च कंडक्ट हो चुकी है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है एजुकेशन रिसर्च के ज़रिए, उसके लूप होल्स वगैरह को फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एजुकेशन रिसर्च के ज़रिए से ही हम कर सकते हैं। होप इसके अलावा फंक्शन एंड द स्कोप, जैसे हम पहले बात कर रहे थे इसकी, तो इट इम्प्रूव्स क्वालिटी एजुकेशन, ये क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करती है। आइडेंटिफाई चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, it helps to find out interdisciplinary relationship between subjects, for example role of psychology and education। हम जब एजुकेशन को पढ़ते हैं तो इसमें हम एजुकेशनल रिसर्च भी पढ़ते हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो जो एक दो सब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप मौजूद होता है उसको भी हम इसी रिसर्च के ज़रिए ही फाइंड आउट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे साइकोलॉजी है इसका एजुकेशन के साथ क्या लिंक है, ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरडिसिप्लिनरी हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं। ये हमें हेल्प आउट करती है एडमिनिस्ट्रेशन में, हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशन रिसर्च के ज़रिए में पता चलती हैं। टू फाइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे आपको पता है कि एक क्लास में तमाम बच्चे एक ही IQ लेवल के नहीं होते हैं, कुछ अबव एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो इनके दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं, इमोशनल डिफरेंसेस होते हैं, लर्निंग डिफरेंसेस होते हैं, जितने टाइप्स के डिफरेंसेस होते हैं वो हमें रिसर्च के ज़रिए पता चलते हैं कि कौन से बच्चे क्विक लर्नर हैं, कुछ स्लो लर्नर हैं, बिल्कुल कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्लो लर्नर से भी नीचे होंगे, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च के ज़रिए पता चलेगा। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड काजेज ऑफ ड्रॉप आउट किस वजह से हो रहा है, बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजूहत हैं, ये सारे जानने के लिए हमें एजुकेशन रिसर्च का सहारा लेना पड़ता है। एजुकेशनल रिसर्च इन क्वालिटेटिव इन नेचर, बुनियादी तौर पर तो एजुकेशन की रिसर्च की 2 टाइप्स होती हैं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह सेपरेट हमारा एक लेक्चर होगा। तो अभी आप सिर्फ ये जान लें कि एजुकेशन रिसर्च जो होती है ये क्वालिटेटिव होती है इन नेचर में, यानी कि ये अपनी नेचर में क्वालिटेटिव होती है। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आप लोग इसी तरह एजुकेशनल टीवी को सपोर्ट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी